एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के सभी भाग। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं, लेकिन आपने कहीं कहीं ये भी पढ़ा होगा कि संविधान के कुल भाग 25 हैं। लेकिन मूलतः संविधान में 22 ही भाग हैं, लेकिन जब कुछ क्लॉज को जोड़ दिया गया है एक्स्ट्रा, जैसे 4A, 9A, 9B, इस तरह से मिला करके संविधान के कुल भाग 25 हो जाते हैं। तो अभी भी संविधान में, आज के समय में भी संविधान में भाग 1 से भाग 22 तक ही हैं। लेकिन यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि संविधान के कुल कितने भाग हैं और वहाँ पे ऑप्शंस में 25 दे रखा है, तो आप तब 25 पे टिक लगा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। संविधान भाग 1। संविधान के भाग 1 में है भारत और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र है कितना। तो सबसे पहले तो भारत के राज्य कितने हैं आपको पता है, 28 राज्य हैं। उसके बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें आप यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, कितनी हैं आप जानते हैं, 8 हैं। इसके अलावा भी एक और पार्ट को इसमें मेंशन किया गया है, और वो पार्ट है कि भारत द्वारा एक्वायर किया गया, भारत द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र। यानी कि इसमें दो तरीके की बातें हो सकती हैं, या तो भारत की किसी देश से लड़ाई हो और फिर उस लड़ाई का जो परिणाम निकले उसके फलस्वरूप भारत का कब्जा वहां बरकरार रह जाए, तो वो क्षेत्र भी भारत का क्षेत्र कहलाएगा। या फिर कोई देश भारत में मर्ज होना चाहे और उस मर्जिंग के बाद वो क्षेत्र भी भारत का ही क्षेत्र कहलाएगा। और इसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। इसके बाद भाग 2। भाग 2 में आते हैं अनुच्छेद 5 से 11, यानी आर्टिकल 5 to 11, और इसमें है नागरिकता। भारत का नागरिक कौन होगा, भारत की नागरिकता कैसे ली जा सकती है, और भारत की नागरिकता किस तरह से छोड़ी जाएगी। तो जो सिटीजनशिप है ये आर्टिकल 5 to 11 है। इसके बाद पार्ट है 3rd, जो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन से संविधान से भारत के संविधान में रखा गया, तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके कितने हैं, वो 6 हैं। और शुरुआत में ये कितने थे, ये 7 होते थे। आपको याद रखना है, सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पहले कौन सा एक मौलिक अधिकार था जिसे बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो आप बताएंगे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अनुच्छेद 31 में वो होता था, वहां से निकालकर 300A में उसको डाल दिया गया है, जहां पर वो कानूनी अधिकार है। नंबर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जिस तरह से आपके मौलिक अधिकार हैं, इनको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके लिए आप किसी को चुनौती नहीं दे सकते हैं कोर्ट में जाके। ये राज्य पे ही निर्भर हैं कि वो इनको लागू करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि एक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य इनको लागू करे। इसके बाद पार्ट है 4A या 4A भी इसको बोल सकते हैं आप। ये है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये अनुच्छेद 51A में आता है। 1976 में इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके। और जब ये 10 जोड़े गए थे तो कब जोड़े गए थे, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। संविधान का भाग 5 है यूनियन संघ सरकार से संबंधित, और इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद आते हैं 52 से 151 तक। इसमें आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति से कैग, संसद, महान्यायवादी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब कुछ इसमें आ जाता है। इतने सारे अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा जो हिस्सा है भारतीय संविधान का वो है राज्य सरकार से संबंधित, यानी कि स्टेट्स, और अनुच्छेद हैं 152 से 237 तक। इसमें आप जिस तरह से ऊपर हमने केंद्र सरकार में पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के, तो उसी तरह से इसमें वैसे ही, क्योंकि कुछ कुछ वैसा ही तो आप देखते हैं ना, राज्य सरकार में भी वही चीज़ें होती है। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होता है, वहाँ प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। तो वो सारे जो अधिकारी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं वो सभी इन्हीं अनुच्छेदों 152 से 237 के बीच में ही आ जाते हैं।
सातवां जो भाग था उसको वापस ले लिया गया था। और कब वापस ले लिया गया था? सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। अच्छा, इसको वापस ले लिया गया, लेकिन अगर आपकी जानने की इच्छा है कि भाई इसे क्यों वापस लिया गया, ऐसा क्या था, तो आप समझिए जब देश आज़ाद हुआ तो जितने भी भारत में राज्य थे आज़ादी के बाद, उनको 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें ए बी सी डी के हिसाब से उनको रखा गया था। तो ए में जो वो थे जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होते थे, यानी कि जो सीधे सीधे ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके अंतर्गत भारत था, वो ए पार्ट रखा गया। बी में उनको रखा गया था जो रियासतें रजवाड़े थे। सी में उनको रखा गया जहां पे ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त था। और डी में रखा गया था एकमात्र अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। तो ये 4 पार्ट थे। क्योंकि बी भाग में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर, कोचीन, सौराष्ट्र, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब संघ, जिसको पेप्सू बोलते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य भारत, ये सब थे और ये रियासतें थी। और जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का बंटवारा कर दिया गया तो इनको भी मर्ज करके दूसरे स्टेट में बदल दिया गया था, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया। फिर ये पहली अनुसूची में वर्णन था इनका, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो, और इसमें जो अनुच्छेद था वो था 238 अनुच्छेद पहली अनुसूची में वर्णित पार्ट बी वाले जो रियासतें थी उनको यहां पर हटा लिया गया। उनसे रिलेटेड जो भी हमारा अनुच्छेद था 238, तो वो खत्म कर दिया गया था। इसके बाद बारी आती है 8वां हिस्सा संविधान का, और 8वां भाग जो है वो है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें। और आप जानते हैं वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो हैं 8। पहला है, एक बार गिनती कर लेते हैं, लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर है। तीसरा चंडीगढ़ है। चौथा यहाँ पर दिल्ली। पांचवा दमन दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। छठा है यहाँ पे पुदुचेरी। सातवां लक्षद्वीप। और 8वां अंडमान निकोबार आइलैंड्स। कई बार सवाल ये आता है कि इनको किस बेसिस पे बांटा गया, भाई क्यों नहीं इनको स्टेट बना लिया गया था? सेंट्रल से ही सीधे गवर्न किए जाते हैं, लेकिन 2 आपके यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री भी होता है और वहां पे विधानसभा भी है, वो है पुदुचेरी और दिल्ली। ये क्यों? क्योंकि इनमें ना आबादी बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा इसमें आबादी है, तो इसीलिए एक मुख्यमंत्री और एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अखंडता के आधार पर बनाया गया। अभी आपने देखा ये मोदी सरकार ने आकर इनको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया था, तो इनको बनाया गया अखंडता के आधार पर। इसके बाद बारी आती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को बनाया गया क्योंकि 2 राज्यों के बीच ये विवाद का कारण बना हुआ था। किसके किसके बीच? पंजाब और हरियाणा के बीच। इसके बाद बारी आती है दिल्ली की। दिल्ली को बनाया गया क्योंकि देखो आपको पता है कि जितने भी विदेशी हमारे मेहमान आते हैं, जो दूसरे देशों के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई किंग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो क्योंकि केंद्र सरकार उनकी अगवानी करती है और वो केंद्र सरकार के ही ज़्यादातर इनविटेशन पर यहाँ पर आते हैं, तो उनको सही तरीके से उनके सामने देश की छवि अच्छी प्रस्तुत हो, इसीलिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा गया है। नहीं तो आप समझिए यदि इसको पूर्ण राज्य बना दें और इसका चुना हुआ मुख्यमंत्री है, और चुने हुए मुख्यमंत्री को यदि मन में यह आ जाए कि वो उसी समय पे कोई ऐसा प्रदर्शन उस जगह पर करने लग जाए, क्योंकि उसके पास तो पूरी पावर होगी, उसके पास पुलिस भी होगी, सब कुछ होगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हो सकता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद हो कोई, और उस विवाद में दूसरे के सामने हम हंसी के पात्र ना बने। तो ये होता है कि देश की छवि अच्छी बनी रहनी चाहिए, एक डेकोरम बना रहना चाहिए, इसीलिए भी दिल्ली को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है, क्योंकि दिल्ली से ही केंद्र सरकार का सारा कामकाज चलता है। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी और सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल सब यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको रखा गया। आप इसको भी समझते जाएं साथ साथ कि इनको क्यों बनाया गया था। इसके बाद दमन दीव, दादर नगर हवेली और पुदुचेरी, ये जो लोग हैं, ये जो हिस्से थे ज़्यादातर ये किसके थे? फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो इनका थोड़ा सा कल्चर भारत से अलग आता है, थोड़ा फ्रेंच कल्चर इनमें मौजूद है। तो इनकी वेशभूषा, इनका रहन सहन, इनकी भाषा, इनका पहनावा, वो बनाए रखने के लिए, इनको अक्षुण्ण रखने के लिए जिस तरह ये रहना चाहते हैं, बस भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए और अपने आप को भारत का नागरिक मानते हुए, तो इसको भी केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है। इसके बाद बारी आती है हमारी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों ही भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं। तो अगर
आप देखिए यदि इनको फुल पावर दे दी जाए, वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर अलग से हो, वहाँ की पावर, वहाँ की जो सरकार बने उसके पास पूरी पूरी ताकत हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे देशों के संपर्क में आके ये लोग उनसे भी मिल सकते हैं और भारत के साथ ही ये विद्रोह या विरोध की स्थिति पर उतर सकते हैं। तो इनको भी इसलिए रखा गया कि जो इनकी भारत भूमि से दूरी है और वो दूरी कहीं ना कहीं खतरे का कारण न बन जाए, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा गया है। तो आपको ये भी आना चाहिए कि ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपको पता है? 8। और ये भाग कौन सा है? 8। तो याद रखना 8वां भाग है केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि 8वां भाग है तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और यूनियन टेरिटरीज में आपको बताया आपके जो अनुच्छेद है ना वो 239 से 242 तक है। मैंने आपको बता दिया कौन सी 8 हैं और उनको किस आधार पे बनाया गया था, ये भी आप याद रखें। इसके बाद भाग 9 आता है पंचायतें। पंचायतें जो अनुच्छेद बनेगा वो 243 से 243 ओ, काफी सारे क्लॉज बनाए गए हैं क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था इसीलिए। तो पंचायतें जो हुई उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले जो पंचायत शुरू हुई तो आप बताएंगे वो राजस्थान के नागौर जिले में और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। और पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में दिल्ली को छोड़कर ये लागू हो गई थी। भाग 9A और 9B ये क्लॉज हैं। तो एक में है नगर पालिकाएं, इसमें जो अनुच्छेद है वो 243P से 243ZG तक है। इसके बाद है 9ख या 9th B। तो पार्ट 9th B में क्या है? इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र है, सहकारी समितियों का, और इन 97वां संविधान संशोधन 2011 में उसके साथ ही सहकारी समितियां पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ अस्तित्व में आ गई थी। और इनका वर्णन आप संविधान में यदि अनुच्छेदों में देखेंगे तो 243ZH से 243ZT तक मिलेगा। संविधान का भाग 10, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा वो सब बताया गया है। इनका जिक्र इसमें मिलता है अनुच्छेद 244 से 244A तक। 5वीं और 6वीं अनुसूची में भी इनके प्रशासन के क्षेत्र में बताया गया है कि किस तरह से इनका जो क्षेत्र है, यानी किन राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, तो इनको किस तरह से इनका प्रशासन चलाना चाहिए और सारी विधियों का जिक्र वहां पर किया गया है। इसके बाद जो 11वां भाग है संविधान का, उसमें आते हैं रिलेशन, किनके? यूनियन के और स्टेट्स के, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध आते हैं, जिनका जिक्र मिलता है आपको अनुच्छेद 245 से 263 तक। इसमें एक खास बात क्या रहती है कि जो इसका एक अनुच्छेद है 246, उसमें 3 सूचियां दी गई हैं जिनका जिक्र आपने छोटी कक्षाओं से अब तक लगातार पढ़ा होगा और अभी भी आपको एग्जाम में ये चीजें परेशान करती होंगी। तो याद रखना अनुच्छेद 246 में आती हैं संघ, राज्य और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में पहले जो विषय होते थे उनकी संख्याओं को बढ़ा दिया गया है। अब संघ जो सूची है उसमें 100 विषय रहते हैं जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो राज्य सूची है उस पे 61 विषय हैं और उन 61 विषय पे राज्य सरकार ही कानून बनाती है, और 52 विषय रहते हैं संवर्ती सूची के जिसपे केंद्र और राज्य मिलकर दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है 246A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुच्छेद 246A जो कि आता है संविधान के भाग 11 के अंतर्गत, जहां पर हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद हैं 245 से 263 तक, और इसी में एक है 246A, ये है जीएसटी के रिगार्डिंग। जीएसटी जो आप गुड्स सर्विस टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी का काफी बोलबाला देश में कुछ वर्षों से पिछले, तो जीएसटी किस में दिया गया है? वो अनुच्छेद 246A में दिया गया है। यह सवाल कई बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको बताया। और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसको लागू किया गया था? तो आप बताएंगे संविधान का संशोधन 101 के तहत जीएसटी आया, इसको रखा गया अनुच्छेद 246 का एक क्लॉज बना के ए में। 12वां भाग संविधान का कहता है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद के बारे में, यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स के बारे में। इसके बाद इसके जो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो वो 264 से 300A तक आता है। 300A बहुत खास है, हमने पहले भी जिक्र किया था। 300A ही वो है जो पहले आपका 7वां मौलिक अधिकार होता था, जिसको वहां से हटा करके यहां रख दिया गया था। वहां ये अनुच्छेद 31 में आता था और यहां पर आके ये 300A है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो वो सारी बातें जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मामले हैं, वो सब आपको 264 से 300 के बीच मिलेंगे। इसमें यदि इस भाग 12 के 264 के अनुच्छेद को देखें तो उसमें सिर्फ व्याख्या है। शुरू में आपको वहां लिखा मिलेगा निर्वचन, और निर्वचन का मतलब ही क्या होता है? डेफिनेशन, भाई किस तरह से क्या होगा वो ध्यान रखना है आपको।
इसी में एक इंपॉर्टेंट है 266, अनुच्छेद 266 आपका ये बताता है संचित निधि, यानी कि देश की एक संचित निधि होगी जहां पर पैसा जमा करके रखा जाएगा और वो कहां होगा, आरबीआई के पास। ये जितने भी आप टैक्स दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं और गवर्नमेंट को किसी भी चीज से, जिसको आप सरकारी बिल्डिंगें बोलते हैं, वहां से जो भी लाभ मिल रहा है वो सारा लाभ कहां पे जाके इकट्ठा कर दिया जाता है, संचित निधि में। और यहां संचित निधि से ही याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, ये जितने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, इन सब की सैलरी यहीं से दी जाती है। 266 अनुच्छेद के बाद एक और इंपॉर्टेंट इसमें अनुच्छेद रहता है 267, उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। यहां पर क्या होता है, जो इमरजेंसी में अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कैसे निकालेंगे, यूं थोड़ी कि राष्ट्रपति को किसी दिन सपना आ जाएगा और निकाल लेंगे, वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यहां से पैसा निकाल सकते। तो 500 करोड़ रुपया फिक्स रहता है आकस्मिक निधि में, और ये पैसे हमेशा रहते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने इसे निकाल लिया, 500 करोड़ की देश को जरूरत पड़ी है, तो वहां से फिर संचित निधि से इसमें 500 करोड़ फिर से, क्योंकि हर समय इसमें 500 करोड़ रुपया जरूर रहता है। तो आपने क्या पढ़ा, 266 जो अनुच्छेद है वहां संचित निधि है, देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को वहीं से सैलरी दी जा रही है, और वहां पैसा जा कहां से रहा है, तो टैक्स से, फीस से, और गवर्नमेंट को जहां से जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट वहीं जाके इकट्ठा कर दिया जाता है। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि, इसके लिए हम बोलते हैं कि 500 करोड़ इसमें हमेशा फिक्स रहेगा। जब भी सरकार को जरूरत पड़ जाएगी तो राष्ट्रपति यहां पर मंत्रिमंडल की सिफारिश से इस पैसे को निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। भाग 13, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है, यानी कि जो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सब कुछ इसमें जिक्र है। यानी कितने अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद है 301 से 307 तक। अब 301 ये कहता है कि कहीं पे भी आप व्यापार कर सकते हैं भारत भूमि में, जहां आपका मन हो, एक कानूनी तरीके से आप व्यापार कर सकते हैं। 302 क्या कहती है कि कई जगह पर संसद अपनी तरफ से रोक लगा सकती है, और ये रेयर होता है, मतलब कोई भी है। जैसे अनुच्छेद 304 आपको क्या बताता है, 301 से 307 के बीच हम अभी क्या देख रहे हैं, भाग 13 जो व्यापार वाणिज्य के बारे में बता रहा है। तो उसी में एक अनुच्छेद है 304, वो याद रखना। जैसे कुछ राज्यों में ना शराब पर रोक लगा दी जाती है, अब आप ये तो कह सकते हैं ना, मैं कानूनी तरीके से वहां पर भाई बोली लगवाऊंगा, टेंडर जारी होंगे, मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा बनूंगा और ठेके ले लूंगा, शराब बेचूंगा, आप कर सकते हो। लेकिन एक अनुच्छेद 304 भी है जो किसी स्टेट में शराबबंदी कर सकता है, वो शराबबंद मतलब शराब पर रोक लग सकती है, वो व्यापार आप नहीं कर सकते। तो अभी जैसे बिहार में शराब नहीं है, बिहार में शराब नहीं चल रही, तो वो क्या है, वो अनुच्छेद 304 के अंतर्गत वहां पर बंद है। भाग 14, भाग 14 में क्या आता है, संघ एवं राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वो, और अनुच्छेद कौन सा रहता है 308 से 323, और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, राजकीय सेवा है, ये सारी सेवाएं इसमें आती हैं। और इसी में एक आता है अनुच्छेद 315 जहां संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और ये परीक्षाएं जो हैं, जैसे भारतीय लोक सेवा आयोग की, ये 1855 में लंदन में पहली बार ये परीक्षा हुई थी। तो पहले अंग्रेजों ने ये सिस्टम किया था कि भाई जो इंडियंस हैं उनको लंदन जाके ये एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको पता ही है उस समय काफ़ी कितनी गरीबी थी, तो लोग अगर पढ़ लिख भी लेते थे तो वहाँ जाने तक का सामर्थ्य उनमें नहीं था, तो वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, तो बहुत कम इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, 1926 में क्या होता है, इसके अध्यक्ष बनते हैं रॉजर बार्कर। उन्होंने फिर उनके कार्यकाल में क्या हुआ कि ये भारत में होना शुरू हो गया, और उसके बाद भारतीयों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखाया। इसमें क्या था, 308 से लेकर 323 ये अनुच्छेद यहाँ पर मौजूद हैं। इसी में एक क्लॉज है 14A, ये है एक अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग है, ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग है। इसमें अनुच्छेद आप याद कर लें बस, 323A और 323B, इसमें इतना ही पूछा जा सकता है, वैसे ये ज़्यादा आता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 15वां भाग जो है वो है इलेक्शन यानी कि निर्वाचन से, निर्वाचन, और इसमें क्या है, अनुच्छेद 324 से 329। याद रखेंगे दो तरह के राज्य निर्वाचन आयोग होता है, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। आपसे इतना पूछा जा सकता है भाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव कंडक्ट करता है, तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सब चुनाव को करवाता है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी कि स्पेशल प्रोविजन करते हैं
कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए। अब सर्टेन क्लासेस में आपको पता ही कौन आ सकते हैं, SC ST OBC एंग्लो इंडियंस, तो उन सब के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न है वो इसमें है। तो भाग 16 आपका रखता है 330 से 342, इन अनुच्छेदों में आप अपने भाग 16 को पढ़ सकते हैं संविधान के। और आपको पता है SC ST OBC, इसके हिसाब से देखें तो जो भारत की संसद है उसमें जो SC सीटें हैं वो निर्धारित पहले ही कर रखी हैं और इसी के अंतर्गत वो हो रही हैं। तो 84 हैं, आपको पता है लोकसभा में 84 सांसद हो सकते हैं SC कैटेगरी के, और ST के हो सकते हैं 47। लेकिन बात ये थी कि राज्यों में इसे कैसे लागू करें, क्योंकि कोई राज्य इतना बड़ा है, वहाँ पे कितनी सीटें हैं, कहीं पे 400 सीटें हैं तो कहीं पे सिर्फ 40 सीटें होंगी, तो इस हिसाब से कैसे तय करें। तो आपका अनुच्छेद 332 है ना, वो बताता है कि विधानसभाओं में SC ST सीटों का आरक्षण किस तरह से होगा, वो वहां पर आबादी के हिसाब से तय होता है। तो पूछा यह जा सकता है कि विधानसभाओं में ST SC सीटों के आरक्षण से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 332 है। भाग 17 ये है राजभाषा से संबंधित, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद रहते हैं 343 से 351, और अनुच्छेद 343 बोलता है कि राजभाषा आपकी हिंदी है और आपकी सहायक भाषा जो है वो है इंग्लिश। और इन भाषाओं का जिक्र आप तो जानते ही हैं कि 8वीं अनुसूची में भी किया गया है। और जब देश आज़ाद हुआ तो ये आपको पता है ना, अनुसूची जब 8 थी और आज 12 हैं, और जब 8वीं अनुसूची उसी समय शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो आपको एक बात जरूर याद रखनी पड़ेगी कि अब 22 भाषाएं हैं, और पहले जब संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। तो आपने याद करना है कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उस समय 3 भाषाएं और इसमें जोड़ दी गई। वो थी, नमक से आप याद रख सकते हैं, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। हमारे पास जब 14 थी तो एक पहले जोड़ी सिंधी 1967 में, अभी मैंने आपको बताया, तो कितनी हो गई 15, और फिर ये 3 जोड़ दी, नमक जैसे बताया, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, तो ये 3 और जुड़ जाती हैं, तो कितनी हो गई 18। तो 4 भाषाएं और बची, क्योंकि कुल 22 है ना अब, तो जो 4 और जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन था 2003 में हुआ और लागू हुआ 2004। बो से बोडो, डो से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली, हो गई आपकी पूरी 22 भाषाएं। 18वां जो भाग है वो कहता है आपात उपबंध के बारे में। अनुच्छेद रहते हैं 352 से 360, और आपात उपबंध को आप इमरजेंसी प्रोविजंस भी बोलते हैं, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होगा, इमरजेंसी लगेगी कैसे और किस तरह से उस समय पे प्रशासन चलेगा जब देश में इमरजेंसी लगी होगी, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपात उपबंधों को भारत ने किसके संविधान से उठाया, तो आप बताएंगे जर्मनी के संविधान से हमने हमारे आपात उपबंध लिए हैं, और ये हैं 352 से 360 के बीच। और 3 तरह के आपातकालों का इसमें वर्णन किया गया है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राजकीय आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल समझ लें आप, ये लिखित में है संविधान में, जबकि राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति सिर्फ मौखिक आपको बताएंगे और वो लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ये 352 अनुच्छेद में आप इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। 356 में है राजकीय आपातकाल और 360 में है वित्तीय आपातकाल, यानी इनमें 4-4 का गैप है। 352, 356, 360, आप तीनों इमरजेंसी इस तरह से याद रख सकते हैं 4-4 के गैप के साथ। अब बात यह आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है भारत में, ये क्वेश्चन कई बार आया, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया भी कब जाता है, जब देश पर बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है। एक बार ये इस तरह से भी लगा दिया गया था, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, ये कहकर कि आंतरिक गड़बड़ का अंदेशा है उसको लेकर के, लेकिन बाद में प्रोविजन खत्म कर दिया गया, क्योंकि कोई भी आगे प्रधानमंत्री ऐसी बात कर सकता था जो गलती इंदिरा गांधी से हुई थी। 1962, 1971 और 1975 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में जब लगा तो आप याद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री थे नेहरू, और भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था और उस समय राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। 1971 में लगाया गया ये इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और वीवी गिरी उस समय पर राष्ट्रपति थे। 1975 में लगाया गया ये आंतरिक अशांति के अंदेशे के साथ, और तब थी ये इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री उस समय, और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो थे प्रेसिडेंट।
दूसरे आपातकाल की बात करें वो है राजकीय आपातकाल, जो कि मौखिक होता है। इसको आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं और ये तो 100 से ज्यादा बार लग चुका है। सबसे पहले कहां लगा था, क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप बताएंगे 1951 में पंजाब में लगा था। तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, यानी कि जब हमारी एकदम से अर्थव्यवस्था, भगवान न करे ऐसा हो कि बिल्कुल ढह जाए, तो वहां पे ये लगाना पड़ सकता है। बहुत सारी कटिंग्स की जाएंगी, अलग अलग जो फंड्स और भत्ते होते हैं उन सब में, चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे पूरी ब्यूरोक्रेसी, सब पे इसकी मार पड़ेगी। तो अभी तक तो ये लगा नहीं है, याद रखें ये वित्तीय आपातकाल आज तक लगाने की नौबत नहीं आई है। भाग 19 है विविध यानी मिसलेनियस। मिसलेनियस और विविध का मतलब ही क्या होता है कि बहुत अलग अलग प्रकार की इसमें बातें हैं। जैसे मैं आपको कुछ एक बता दूंगा, 361 और 367 तक आप याद रखना, अनुच्छेद आप सारे याद रखना। जैसे वित्तीय आपातकाल में आपने याद रखा ना 352 से 360 तक था, तो हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे। तो भाग 19 जो आया ना वो है 361 से 367 तक। तो इसमें क्या क्या बातें हैं मिसलेनियस यानी अलग अलग क्या है, जैसे 361 जो अनुच्छेद है वो बताता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राज्य प्रमुख होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे, उन पे कोई फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते आप। उन पे किसी भी तरह का फौजदारी मुकदमा नहीं होगा, लेकिन हाँ दीवानी मुकदमे उन पे चल सकते हैं। जो अनुच्छेद 362 है वो ये बताता है कि देशी रजवाड़ों को जो छूट का प्रावधान पहले लगा था वो समाप्त कर दिया गया। 363 बताता है अंतर्राष्ट्रीय संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही राज्य, यानी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बाहर जाएं और किसी देश के साथ अगर उन्होंने कोई संधि कर ली है, तो उसमें यहां आने के बाद ये कोर्ट ये नहीं कहेगी ये क्या करके आए हो, क्योंकि कोर्ट वहां पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और ना ही कोई स्टेट, मान लीजिए कि बांग्लादेश से ही हमारा कोई मैटर हो, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल अगर आने के बाद ममता बनर्जी ये कहें वहाँ की मुख्यमंत्री कि आपने ऐसा क्यों किया, ये हम नहीं मानेंगे, वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और ये कहाँ वर्णित है, 363 में, अनुच्छेद 363 में। 364, 365 ऐसे, मतलब ये अलग अलग चीजें बताते हैं। एक खास चीज ये है कि जो आपने पिछले कुछ 1-2 साल पहले झेली हैं वो बता देता हूं, जैसे लॉकडाउन था, नोटबंदी थी, ये सब क्या है, इसमें केंद्र राज्यों को आदेश दे सकता है। और ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 365 में बताया गया है। अब बात भाग 20 की। ये संविधान का भाग 20 क्या बताता है, संविधान में संशोधन कैसे कैसे होंगे, ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ये आप याद रखें। और इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट से और बहुत बार आए हैं वो मैं क्वेश्चन कर दूं। बाद में हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे हर एक पार्ट पे अलग अलग, तब आपको और बिल्कुल डिटेल से बता देंगे। लेकिन अभी क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें जो है मेन सी वो बता रहा हूं। संविधान संशोधन में अनुच्छेद क्या है, 368। अनुच्छेद 368 ही संविधान में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, और इसमें जो भी हम अल्टरेशन करते हैं वो उसके बारे में है। ठीक है, लिया कहां से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया, ये क्वेश्चन आया है, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने ये उठाया है कि संविधान में समय आने पर संशोधन भी किया जा सकता है। कुल संविधान संशोधन अब तक कितने हुए हैं, तो आप याद रखेंगे 106 हुए हैं। ठीक है, पहला संशोधन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1951 में ही। 1950 में संविधान लागू होता, 1951 में ही संशोधन हो गया। इसमें क्या जोड़ा गया था ये पूछ ले कोई, तो आप बताएंगे इसमें भी अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें न्यायिक समीक्षा, भूमि सुधार आदि का वर्णन था। फिर एक इंपॉर्टेंट है 100वां जो संविधान संशोधन हुआ वो होता है 2015 में, और ये था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, भारत बांग्लादेश ने आपस में एनक्लेव्स की अदला बदली की थी, यानी कि भारत के 100 से ज्यादा एनक्लेव बांग्लादेश के अंदर थे और बांग्लादेश के 51 एनक्लेव हमारे अंदर थे। एनक्लेव मतलब एक बस्ती टाइप। तो हमने क्या किया, उसको ऐसे रिटर्न में संविधान संशोधन करके वो ये तय कर लिया कि जो हमारे हिस्से उनके अंदर थे 100 से ज्यादा, वो हमने उन्हीं को सौंप दिए, और जो बांग्लादेश के 51 एनक्लेव हमारे इंडिया में आते थे अलग अलग स्टेट में, हमने उनको भारत का हिस्सा बना लिया। तो ये अदला बदली हुई थी। और इसके बाद 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ, और ये था जो महिलाएं हैं उनको विधानसभाओं में और लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, ये बताया गया। यानी कि वैसे टोटल लेडीज को मिलेगा 1/3, और उस 1/3 में से भी 1/3 SC/ST महिलाओं को दिया जाएगा। तो ये था हमारा 106वां संशोधन। अब बात करते हैं भाग 21 की। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध।
अनुच्छेद रहेगा 369 से 392 तक ये रहेंगे, और इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। अब ये देखो नाम से स्पष्ट है, अस्थायी यानी कि जो चीजें टेम्परेरी हैं, संक्रमणकालीन हैं, यानी कि जिनको कभी भी खत्म किया जा सकता है, वो वाले प्रोविजन इसमें आते हैं। जैसे 369 है, धारा 370 आपने कितनी बार बात की, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, अब उसको हटा दिया, उसके काफी सारे पार्ट्स को हटा दिया ना। ऐसे 371 है जो हमने नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे जो स्टेट्स हैं लाइक नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, इन सब में लगा रखा है। और जैसे 371 जो मेन 371 है, वहां तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो ना ए से आई तक 371 ए 371 आई के बीच ये सब कुछ लगा है प्रोविजन। लेकिन जो 371 वो कहाँ लगा है मेन, वो है महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में। यहाँ पर क्या है, जो अलग अलग जनजाति हैं उन सब के लिए विशेष प्रावधान भारत सरकार ने किए हैं। तो आप याद रखेंगे, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध वो हैं जो हमने देश के कुछ हिस्सों में, कुछ जो हमारी ट्राइब्स हैं उन सबको स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, या फिर जो भारत में मिल गए थे, जिन्होंने अपने आप को भारत में मर्ज किया था और छोटी मोटी उनके लिए उस समय पे उनकी शर्तें मान ली गई थी, तो वो सारे प्रोविजन इसमें है। लेकिन ये क्या है, अस्थायी भी हैं और संक्रमणकालीन भी हैं, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। बस यही भाग 21 वर्णन करता है, और ये वर्णन करता है 369 से अनुच्छेद 392 तक, आपको याद रखना है। अब अंतिम भाग 22 ये है, इसमें क्या है कि संविधान का संक्षिप्त नाम आता है। अब ये नाम है, आप देखो ना, नाम, टाइटल हिंदी में ये क्या, इससे आप क्या समझ रहे हैं, तो इससे आप अच्छे से समझें कि ये कहना ये चाह रहा है कि जब संविधान लिखा गया ना और वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो पहले भी नहीं सोचा था और लिखते हुए भी नहीं सोचा था भाई इस पुस्तक को हम क्या नाम देंगे। जैसे नाम हिंदी में क्या है, शुरू में तो क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा गया, तो भारत का संविधान यानी इसको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नाम से तो संबंध बात इस बात का। फिर कहते हैं ना हिंदी भाषा में, तो वो हिंदी भाषा का क्या मतलब है कि जो 58वां संविधान संशोधन किया था, अनुच्छेद 394 ए में ये बात आती है कि हिंदी भाषा में भी इसको लिखा जाए, और 58वां संविधान संशोधन करके 1987 में पहली बार हिंदी भाषा में भी संविधान को लिखा गया ताकि ज्यादा लोगों को ये समझ में आ सके। और 394 जो पार्ट है वो शुरू में क्या कहता है, वो 394 आर्टिकल ये शुरू में कहता है कि जो 26 नवंबर 1949, वैसे आपको पता है कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, हम गणतंत्र बने, लेकिन आप ये भी समझ लें कि लगभग 15 अनुच्छेद हैं संविधान के, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। उनमें ज़्यादातर कौन से थे, अनुच्छेद 5 था, 6 था, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 380, 391, 392, 393, ये सब इसमें शामिल थे। और अब बात आती है निरसन, ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब है खत्म होना, ठीक है। और खत्म क्या होना, आपको अच्छे से मालूम है, जो भारत का संविधान तैयार किया गया, सरकार का फॉर्मेशन हुआ, वो सारी चीजें हम कहां से ले रहे थे, ज्यादातर पार्ट हमने कहां से लिया, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1919 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो जब इन में से हमने अच्छी सारी चीजें निचोड़ डाली, लगभग 80-85% मैटर हमने इसमें से निकाल के अपने संविधान को सुंदर बना लिया, तो बाकी जो बचा, ये निरसन शब्द मतलब समाप्ति, किसकी समाप्ति कह रहे हैं, हमारे इस संविधान की समाप्ति नहीं कह रहा, ये समाप्ति कह रहा है उस भारतीय सरकार के 1935 के जो अंग्रेज लेके आए उस समय के अधिनियम को, कि उसको हम जो बाकी जो भी वो बच गया ना पार्ट, उसको कहीं आप लागू मत समझ लेना, उस पार्ट को अब हमने खत्म कर दिया, उसका निरसन समझा जाए। भारतीय संविधान के 22 भागों की ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके कोई सवाल हो तो प्लीज मेरे से पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं उनका जरूर जवाब दूंगा। आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए आप मुझे उसके बारे में भी लिखिए। आपने इतना ध्यान से इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।